सूरज की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से झांक रही थी। सुआखेड़ा गांव की गलियां जाग चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियां दिन की शुरुआत बता रही थी। इसी गांव के किनारे बने इस पक्के घर में दो बहुएं थीं, चंदा और रूपा। घर एक था, पर दिलों की दूरी आज साफ दिखाई दे रही थी। राम राम। पता नहीं इस घर को किसकी नज़र लग गई है। पहले तो दोनों बहुएं हंसी खुशी रहती थीं, पर जब से रूपा की गोद भरी है और मुन्ना इस घर में आया है, चंदा के तेवर ही बदल गए हैं। उसे लगता है कि सारा प्यार और जायदाद अब छोटे के नाम हो जाएगी। अरे औलाद तो औलाद होती है, चाहे बेटी हो या बेटा। अरे माँ जी, आप इतनी सुबह धूप में क्यों बैठ गई? आपकी कमर में दर्द रहता है ना? आप जाकर चौकी पर बैठिए, मैं आपके लिए गुड़ वाली चाय बना लाती हूँ। और मुन्ना भी जाग गया है। अरे रहने दे रूपा बेटी, तू सुबह से लगी है। जा पहले मुन्ना को कुछ खिला दे, बच्चा रात भर ठीक से सोया नहीं था। और सुन, रसोई में कल वाला घी रखा है, मुन्ना की रोटी पर थोड़ा ज्यादा लगा देना, बढ़ता बच्चा है। वाह माँ जी, क्या बात है। छोटे के लिए घी की रोटी और मेरी बेटियों के लिए बस सूखी रोटी। सुबह होते ही बस मुन्ना मुन्ना शुरू हो जाता है। हमें तो लगता है कि हम इस घर में बस मजदूरी करने आए हैं। हमारी बेटियों का तो कोई मोल ही नहीं है आपकी नजर में। ये क्या कह रही है चंदा बहू? पिंकी और गुड़िया मेरी अपनी पोतियां हैं, मैंने कब उनके साथ फर्क किया? तू तो बेकार की बात का बतंगा बना रही है। दिखता है माँ जी, सब दिखता है। कल जब मेला लगा था तो आपने मुन्ना को नया कुर्ता दिलाया, पर मेरी बेटियों के लिए एक रिबन तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो बेटा है। याद रखिएगा, ये घर आधा मेरे पति का भी है। अगर इसी तरह चलता रहा तो इस मिट्टी के घर में बंटवारे की दीवार खड़ी होते देर नहीं लगेगी। चंदा की बातें जहर की तरह पार्वती के कानों में घुल रही थी। वो अपनी जगह से उठी भी नहीं थी कि चंदा पैर पटकती हुई बाल्टी लेकर कुएं की तरफ चली गई। रूपा चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ बोली नहीं। उसे डर था कि अगर वो कुछ बोलेगी तो बात और बिगड़ जाएगी। घर का माहौल इतना भारी हो गया था कि मुन्ना की खिलखिलाहट भी आज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। बलवीर छोटे, आज तो धूप बहुत कड़ी थी, सारा बदन टूट रहा है। हाँ भैया, मेहनत करेंगे तभी तो खेत सोना उगलेंगे। पर भैया आज मन कुछ ठीक नहीं है। सुबह जब मैं घर से निकला था तो चंदा भाभी कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। कहीं कोई बात तो नहीं हुई? अरे क्या बताऊं छोटे, तेरी भाभी का मन मैला होता जा रहा है। उसे लगता है कि माँ जी तुझे और रूपा को ज्यादा प्यार करती हैं। मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ, पर उसके दिमाग में तो बस बंटवारे की बात घूमती रहती है। रात का दूसरा पहर था। सुआखेड़ा गांव की गलियों में सन्नाटा पसर चुका था। घर की छत पर चांदनी बिखरी थी, पर चंदा की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वो खटिया पे लेटी छत की कड़ियां गिन रही थी। उसके बगल में लखन गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। चंदा के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, कैसे इस घर से रूपा और उसके बेटे मुन्ना का पत्ता साफ किया जाए। अगली सुबह गांव के कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। चंदा भी अपनी बाल्टी लेकर वहां पहुंचती है। वहां गांव की काकी खड़ी है, जो इधर की बात उधर करने के लिए मशहूर है। क्यों चंदा बहू, आज बड़ी थकी थकी लग रही है? रात भर सोई नहीं क्या? सुना है आजकल तेरे घर में छोटे मालिक मुन्ना का ही सिक्का चल रहा है। पार्वती तो बस उसी के तलवे चाटती रहती है। क्या बताऊं काकी, मेरा तो जीना मुहाल हो गया है। माँ जी को लगता है कि मुन्ना ही इस खानदान का चिराग है। मेरी बेटियों को तो वो दो कौड़ी का भी नहीं समझती। रूपा भी बड़ी सती सावित्री बनती है, पर अंदर ही अंदर माँ जी के कान भरती रहती है। मुझे तो डर है काकी, कहीं माँ जी चुपके से वो 2 बीघा उपजाऊ जमीन मुन्ना के नाम न कर दें। अरे ऐसा हुआ तो तू तो सड़क पर आ जाएगी चंदा। देख, बातों से कुछ नहीं होगा। गांव के पीछे जो बड़ का पेड़ है, वहाँ एक बाबा आए हैं। कहते हैं उनके पास हर मर्ज की दवा है। अगर तू चाहे तो वो कुछ ऐसा कर देंगे कि माँ जी का मन रूपा से बिल्कुल उचट जाएगा। फिर जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। काकी की बातों ने चंदा के मन में लालच और डर का ऐसा जहर घोल दिया कि वो सही गलत का फर्क भूल गई। दोपहर को जब घर के मर्द खेतों पर थे और पार्वती मंदिर गई थी, चंदा चुपके से घर से निकली और उस पुराने बड़ के पेड़ की तरफ चल पड़ी।
आओ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारे चेहरे की लकीरें बता रही हैं कि तुम अपने ही घर में पराई हो गई हो। कलेजे में आग लगी है तुम्हारे, जिसे बुझाना जरूरी है। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी सासू माँ की नजरों से वो रूपा और उसका बेटा गिर जाएं। घर में सिर्फ मेरा राज हो। आप जो मांगेंगे मैं दूंगी। ये काम इतना आसान नहीं है बेटी। इसके लिए बलिदान देना पड़ता है। सोना चांदी तो लगेगा ही, पर सबसे जरूरी है भरोसा तोड़ना। ये लो, ये काली राख है। इसे आज रात रूपा के कमरे की दहलीज पर डाल देना और सासू माँ के तकिए के नीचे ये लोहे की कील छिपा देना। फिर देखना, घर में ऐसी कलह मचेगी कि रूपा खुद घर छोड़कर भाग जाएगी। चंदा ने कांपते हाथों से वो राख और कील ली। उसे पता था कि वो पाप की राह पर है, पर ईर्ष्या की आग इतनी तेज थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो चुपचाप घर लौटी। शाम को रूपा बड़े प्यार से सबके लिए बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी बना रही थी। उसे क्या पता था कि जिस बहन जैसी जेठानी पर वो भरोसा करती है, वही उसकी जड़ें काटने की तैयारी कर चुकी है। रात का समय था। घर के आंगन में लालटेन की मध्यम रोशनी जल रही थी और सब सो चुके हैं। आज रात के बाद सब बदल जाएगा। माफ करना रूपा, पर अपनी बेटियों के हक के लिए मुझे ये करना ही होगा। माँ जी का प्यार अब सिर्फ मेरे बच्चों के लिए होगा। चंदा दबे पांव पार्वती के कमरे में जाती है और तकिए के नीचे कील छिपा देती है। फिर रूपा के कमरे की तरफ बढ़ती है। दबे पांव रूप के पूरे कमरे में राख बिखेर देती है। अगली सुबह सूरज चढ़ चुका है, पर घर का माहौल भारी है। पार्वती सोकर उठी तो उसके सिर में तेज दर्द था और पैर जमीन पर रखते ही वो लड़खड़ा गई। ओह, मेरा सिर फटा जा रहा है। रूपा, ओ रूपा, जरा देख तो बेटी, आज बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हो रही, जैसे किसी ने शरीर पर पत्थर बांध दिए हों। रूपा दौड़कर आती है, पर जैसे ही वो माँ जी को छूने बढ़ती है, चंदा वहाँ शोर मचाते हुए आती है। अरे ये क्या है? माँ जी के कमरे की हालत देखो। और रूपा, तेरे कमरे के बाहर काली राख कैसी है? कहीं तूने माँ जी पर कुछ टोना टोटका तो नहीं कर दिया? कल रात मैंने तुझे माँ जी के कमरे से निकलते देखा था। ये क्या कह रही हैं दीदी? मैं भला माँ जी पर ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो कल रात कमरे से बाहर ही नहीं निकली। माँ जी, आप तो जानती हैं मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ। माँ जी, इसे मत छूने दीजिएगा। देखिए इस तकिए के नीचे क्या है। चंदा नाटक करते हुए पार्वती के तकिए के नीचे से कील निकालती है। ये देखिए, ये तो जान लेने वाली कील है। रूपा, तू इतनी गिर जाएगी कि जायदाद के लिए माँ जी की जान लेने पर उतारू हो जाएगी। सुआखेड़ा गांव की उस सुबह में सूरज तो निकला था, पर पार्वती के घर के आंगन में जैसे ग्रहण लग गया था। चंदा के हाथ में वो लोहे की कील चमक रही थी, जिसे उसने खुद ही तकिए के नीचे रखा था। आंगन में खड़े लखन और बलवीर हक्के बक्के थे। गांव की घरों की दीवारों के भी कान होते हैं, और चंदा की चीखें पड़ोसियों तक पहुंचने लगी थी। रूपा बीच आंगन में घुटनों के बल बैठी सुबक रही थी। उसका बेटा मुन्ना अपनी माँ की साड़ी का पल्लू पकड़े सहमा हुआ खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी शांत और हंसमुख माँ आज इस तरह पागलों की तरह क्यों रो रही है। ये क्या अनर्थ है रूपा? हमने तो तुझे इस घर की लक्ष्मी माना था, पर तू तो उल्टा निकली। अपनी ही सासू माँ पर जादू टोना, सिर्फ इसलिए कि घर की चाबियां तेरे पास रहें। धिक्कार है तुझ पर। पार्वती चुपचाप खटिए पर बैठी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। चंदा की बातों ने उसके मन में शक का बीज गहरा बो दिया था। भैया, आप कुछ भी कह रहे हैं। रूपा ऐसी नहीं है। वो तो दिन रात माँ की सेवा करती है। माँ, आप तो कुछ बोलिए। क्या आपको सच में लगता है कि आपकी छोटी बहू आपकी जान लेना चाहती है? बलवीर बेटा, आंखें धोखा खा सकती हैं, पर ये कील और ये काली राख झूठ नहीं बोलती। मैंने रूपा को अपनी बेटी से बढ़कर माना, पर शायद चंदा ठीक कह रही है। जब से मुन्ना हुआ है, रूपा का मन बदल गया है। उसे लगता होगा कि अगर मैं रास्ते से हट गई तो सब कुछ उसका हो जाएगा। रूपा,
तूने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, तूने मेरा कलेजा चीर दिया है। देखा लखन जी, देखा बलवीर, माँ जी खुद कह रही हैं। और रूपा, तू अब ये रोने का नाटक बंद कर। ये घड़ियाली आंसू यहाँ काम नहीं आएंगे। गांव भर में तेरी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि छोटी बहू ने घर में अंधेरा कर दिया। माँ जी, अगर ये आज इस घर में रही तो कल ये हम सबको जहर भी दे सकती है। मेरी बेटियों की जान को इससे खतरा है। दीदी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। माँ जी, आप तो मेरी रग रग से वाकिफ हैं। मैंने कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचा। ये कील यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता। दीदी, आप तो कल रात मेरे साथ ही रसोई में थीं। फिर आपने मुझे माँ जी के कमरे से निकलते कैसे देख लिया? चुप कर कुलच्छनी, अब जुबान भी लड़ाएगी। माँ जी, अब फैसला आपको करना है। या तो ये चुड़ैल इस घर में रहेगी या मैं। बस बहुत हो गया। इस घर की मिट्टी गवाह है कि यहाँ कभी छल कपट नहीं हुआ। रूपा, जब तक तेरा दोष साफ नहीं हो जाता तू इस चौखट के अंदर कदम नहीं रखेगी। बलवीर, अगर तुझे अपनी पत्नी का साथ देना है तो तू भी इसके साथ जा सकता है, पर मेरे जीते जी ये जादू टोना करने वाली औरत यहाँ नहीं रहेगी। ठीक है माँ, अगर आपकी ममता इतनी कमजोर है कि एक बाहरी कील ने आपके सालों के भरोसे को खत्म कर दिया तो मैं रूपा को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं मेरी पत्नी पाक साफ है। चलो रूपा, उठाओ मुन्ना को। जहां सच की कदर ना हो वहां रुकना अपनी आत्मा को मारने जैसा है। रूपा ने कांपते हाथों से अपनी एक पुरानी साड़ी और मुन्ना के 2 कपड़े एक बैग में बांध लिए। चंदा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। रूपा, बलवीर और छोटा मुन्ना उस घर को छोड़कर चले गए जिसे रूपा ने अपने खून पसीने से सींचा था। बलवीर जी, हम कहाँ जाएंगे? सिर पर छत नहीं है, हाथ में पैसा नहीं। गांव वाले भी हमें शक की निगाह से देख रहे हैं। चंदा दीदी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। घबरा मत रूपा, भगवान देख रहा है। हम गांव के उस पार जो पुरानी झोपड़ी है वहीं रहेंगे। मैं दिन भर मजदूरी करूंगा पर तुझे कभी झुकने नहीं दूंगा। याद रखना, मिट्टी का घर छिन सकता है पर हमारी ईमानदारी कोई नहीं छीन सकता। सुआखेड़ा गांव के उस छोर पर जहां आबादी खत्म होती है और ऊसर जमीन शुरू होती है, वहां एक पुरानी जर्जर झोपड़ी खड़ी थी। कभी ये चरवाहों के सुस्ताने की जगह थी, पर आज ये रूपा, बलवीर और नन्हे मुन्ना का ठिकाना बन गई थी। झोपड़ी की दीवारें मिट्टी छोड़ रही थी और छत से आसमान के तारे साफ दिखते थे। रात की ठंडी हवा अंदर आती तो रूपा मुन्ना को अपने आंचल में कसकर दबा लेती। उधर पुश्तैनी बड़े घर में चंदा ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। तिजोरी की चाबियां अब उसके पल्लू में खनकती थीं, पर उस खनक में वो सुकून नहीं था जो रूपा के रहने पर हुआ करता था। रूपा, ये गीली लकड़ियां जलने का नाम नहीं ले रही। लगता है आज रात भी हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। मुन्ना रो रो कर सो गया है। मुझे माफ कर दे रूपा, मैं तुझे एक वक्त की ढंग की रोटी भी नहीं दे पा रहा। ऐसा मत कहिए, आप मेरे साथ खड़े हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भूख तो एक रात की है, गुजर जाएगी, पर जो दाग मेरे दामन पर लगा है उसका क्या? माँ जी ने मुझे चोर और जादूगरनी मान लिया। दीदी ने मेरे ही घर में मुझे पराया कर दिया। बलवीर जी, क्या सच की कोई कीमत नहीं होती? होती है रूपा, पर सच की आंच बहुत तेज होती है। जो इसे सह गया वो कुंदन बन जाता है। तू फिक्र मत कर, कल सुबह मैं गांव के जमींदार के पास काम मांगने जाऊंगा। वो मुझे जानते हैं। भले ही गांव वाले बातें बना रहे हों, पर जमींदार साहब को मेरी ईमानदारी पर भरोसा है। अगली सुबह पार्वती बीमार लेटी है। चंदा रसोई में अपनी बेटियों पिंकी और गुड़िया को खाना खिला रही है। अरे पिंकी, धीरे खा। और गुड़िया, तूने अभी तक बर्तन क्यों नहीं धोए? अब यहाँ कोई नौकरानी नहीं है जो तेरा काम करेगी। वो रूपा गई तो सारा बोझ मेरे सिर आ गया है। पर माँ, छोटी चाची तो बहुत अच्छी थी। वो तो हमारे बर्तन भी धो देती थी और हमें कहानी भी सुनाती थी। आप उन्हें वापस क्यों नहीं बुला लेती? चुप कर, बड़ी आई वकालत करने वाली। वो डायन थी, हमारी जान लेना चाहती थी। अब उसका नाम भी मत लेना। जाकर दादी के पैर दबा, उस सुबह से कराह रही हैं। चंदा बहू, जरा देख तो मुन्ना कहाँ है? मुझे उसकी आवाज़ नहीं आ रही। कल से उसकी खिलखिलाहट नहीं सुनी।
मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माँ जी, मुन्ना और उसकी माँ अब इस घर का हिस्सा नहीं है, भूल जाइए उन्हें। वो लोग तो आपको जहर देने चले थे। अब मैं हूं ना आपकी सेवा के लिए। ये लीजिए, काढ़ा पी लीजिए और चुपचाप सो जाइए। फालतू की बातें सोचेंगी तो तबीयत और बिगड़ेगी। बलवीर, तू मेहनती लड़का है, इसमें कोई शक नहीं, पर गांव में बातें बहुत गंदी उड़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तेरी पत्नी ने अपनी सासू माँ पर जादू टोना किया है। अगर मैं तुझे काम पर रखूंगा तो दूसरे मजदूर विद्रोह कर देंगे। वे डरते हैं कि कहीं तेरे घर की बला यहाँ ना आ जाए। मालिक, आप तो जानते हैं हम पुश्तों से आपकी सेवा कर रहे हैं। मेरी पत्नी एक चींटी तक को नहीं मारती। ये सब झूठ है। मेरे घर में आग लगी है, मेरा बच्चा भूखा है। आप भी मुंह मोड़ लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? देख बलवीर, मैं तुझे कुछ अनाज दे सकता हूँ, पर काम नहीं दे पाऊंगा। गांव की पंचायत इस पर फैसला लेगी, तभी कुछ हो पाएगा। फिलहाल तू जा यहाँ से। बलवीर खाली हाथ झोपड़ी की तरफ लौटा। रास्ते में उसे वही काकी मिली जिसने चंदा को उकसाया था। काकी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। अरे बलवीर बेटा, बड़ी बुरी हालत हो गई तुम्हारी। सुना है जमींदार ने भी काम नहीं दिया। देख, मैं तो कहती हूँ तू अपनी पत्नी को छोड़ दे। चंदा बहू कह रही थी कि अगर तू अकेले घर वापस आए तो वो तुझे और तेरे बेटे को रख लेगी। क्यों अपनी जिंदगी इस औरत के चक्कर में बर्बाद कर रहा है? बस कीजिए काकी, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। मेरी पत्नी मेरा स्वाभिमान है। अगर उसे छोड़कर मुझे महल भी मिले तो मैं उस पर थूक दूंगा। हम मिट्टी में मिल जाएंगे पर अपना साथ नहीं छोड़ेंगे। जाकर कह दीजिएगा उस चंदा से कि पाप की नींव पर खड़ा महल एक दिन जरूर गिरता है। उस रात सुआखेड़ा गांव की हवा अच्छी नहीं थी। बलवीर अपनी फटी हुई चादर से रूपा के माथे को ढकने की कोशिश कर रहा था, जो तेज बुखार में तप रही थी। मुन्ना अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहीं जमीन पर बैठा सिसक रहा था। घर में न अनाज का दाना था, न दवा के लिए फूटी कौड़ी। उधर पार्वती के बड़े घर में भी शांति नहीं थी। चंदा ने तिजोरी तो हथियाली थी, पर उस रात उसकी छोटी बेटी गुड़िया को अचानक पेट में ऐसा दर्द उठा कि वो तड़पने लगी। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ माँ। चंदा, देख क्या रही है? वैद्य जी को बुला, पिंकी को भेज। पता नहीं जब से रूपा गई है इस घर में बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ रही। अजी सुनिए, ये सब उसी रूपा की बद्दुआ है। उसने जाते जाते जरूर कुछ कर दिया होगा। मैं कहती हूँ वैद्य जी के पास जाने से अच्छा है उसी बाबा को फिर से बुलाऊं। वो झाड़ फूक करेंगे तो गुड़िया ठीक हो जाएगी। चुप कर, बाबा बाबा कुछ नहीं। बच्ची तड़प रही है और तू अभी भी जादू टोने में फंसी है। मैं खुद वैद्य जी के पास जा रहा हूँ। है भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी रूपा को होश नहीं आ रहा। मुन्ना भूख से निढाल है। क्या मेरी सच्चाई का यही सिला है? कोई है, कोई मदद करो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है गांव की पुरानी वैद्य जी का, जो कि बहुत ही अनुभवी हैं। घबरा मत बलवीर बेटा, मैं जमींदार के खेत से लौट रहा था। तेरी झोपड़ी से मुन्ना के रोने की आवाज आई तो रह न सका। देखूं जरा रूपा बेटी को। बलवीर, इसे कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि कमजोरी और गहरे सदमे ने तोड़ दिया है। इसे तुरंत गर्म दूध और दवा की जरूरत है। ये ले, कुछ जड़ी बूटियां हैं, इन्हें पानी में उबालकर पिला। और ये थोड़े चने हैं, मुन्ना को खिला दे। वैद्य जी, आप साक्षात भगवान बनकर आए हैं। गांव भर तो हमें दुत्कार रहा है, फिर आपने हमारी मदद क्यों की? बेटा, सफेद कपड़ों पर कीचड़ जल्दी दिखता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कपड़ा गंदा है। मैं सालों से इस गांव की नस नस पहचानता हूँ। रूपा जैसी नेक बहू ऐसा अनर्थ कभी नहीं कर सकती। धीरज रख, काली रात के बाद सवेरा जरूर होता है। लखन उसी वक्त वैद्य जी के घर पहुंचा, पर वहां पता चला कि वैद्य जी तो गांव के उस पार झोपड़ी में बलवीर के पास गए हैं। लखन के पैर ठिठक गए। उसे अपनी पत्नी की बातें याद आईं, पर बेटी का दर्द बड़ा था। वो झोपड़ी की तरफ भागा। ये क्या? बलवीर चूल्हा फूंक रहा है और रूपा पीली पड़ गई है। मुन्ना कोने में बैठा रो रहा है। क्या सच में इनकी हालत इतनी खराब है?
चंदा तो कहती थी कि इन्होंने सासू माँ के गहने बेचकर बहुत पैसे छिपा रखे हैं। बलवीर, दुनिया बड़ी जालिम है। तेरी भाभी चंदा ने जिस बाबा से कील ली थी, उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया है कि चंदा ने उसे अपने गहने दिए ताकि वो रूपा को घर से निकलवा सके। सच ज्यादा दिन नहीं छुपता बेटा। लखन के कानों में जैसे गरम तेल पड़ गया हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस चंदा पर उसने भरोसा किया, उसने अपनी ही देवरानी को बर्बाद करने के लिए गहने तक लुका दिए। लखन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर वो अंदर नहीं गया। वो चुपचाप पलटा और अंधेरे में गायब हो गया। क्या हुआ? वैद्य जी मिले? गुड़िया का दर्द बढ़ रहा है। वैद्य जी तो नहीं मिले चंदा, पर सच्चाई मिल गई। बता, वो खानदानी हार कहाँ है जो माँ ने तुझे संभाल कर रखने को दिया था? और वो बाबा कौन है जिसे तूने घर के गहने भेंट किए? ये क्या शोर है लखन? आधी रात को घर को सिर पर क्यों उठा रखा है? और चंदा बहू क्यों रो रही है? क्या हुआ मेरी पोती को? माँ, जिसे आप अपनी कुलवधू मानकर बैठी हैं, उसने इस घर की जड़ें खोद दी हैं। पूछिए इससे वो खानदानी सोने का हार कहाँ है। पूछिए इससे कि रूपा की दहलीज पर राख डालने के लिए इसने बाबा को क्या-क्या रिश्वत दी। नहीं माँ जी, ये लखन जी बहक गए हैं। किसी ने इनके कान भर दिए हैं। मैं भला हार क्यों दूंगी? वो तो तिजोरी में सुरक्षित है। तो खोल तिजोरी, अभी के अभी। माँ जी के सामने दिखा वो हार। अगर हार वहां निकला तो मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा, और अगर नहीं तो आज ही तुझे इस घर से निकाल दूंगा। हे राम, ये क्या देख रही हूँ मैं? गहने वाले डब्बे खाली हैं। मेरा हार, मेरी चूड़ियाँ सब गायब हैं। चंदा, तूने ये क्या किया? अपनी ही देवरानी को नीचा दिखाने के लिए तूने घर की लक्ष्मी बेच दी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ईर्ष्या में अंधी हो गई थी। मुझे लगा कि अगर रूपा यहाँ रही तो मुन्ना को सब मिल जाएगा और मेरी बेटियों को कुछ नहीं। उस ढोंगी बाबा ने मुझे फंसा लिया। उसने कहा था कि गहने दोगे तभी रूपा घर छोड़ेगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। धिक्कार है मुझ पर। मैं कैसी सास हूँ, कैसी दादी हूँ। एक पराई औरत की बातों में आकर मैंने अपनी सगी बहू को जादूगरनी कह दिया। मेरा मुन्ना, मेरा छोटा सा बच्चा, वो उस टूटी झोपड़ी में भूखा सो रहा होगा। लखन, मुझे अभी बलवीर के पास ले चल। मुझे अपने बच्चों को वापस लाना है। माँ, अभी बहुत रात हो चुकी है और मौसम भी ठीक नहीं लग रहा है, और आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। सुबह चलेंगे। नहीं, अभी इसी वक्त। अगर आज रात मुझे कुछ हो गया तो मैं ऊपर जाकर अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैंने अपनी निर्दोष बहू को बेघर कर दिया। चल लखन, लालटेन उठा। पार्वती के पैर कांप रहे थे, पर ममता की ताकत उसे आगे बढ़ा रही थी। उधर झोंपड़ी में रूपा को होश आ गया था। माँ, भैया, आप यहाँ इस आधी रात को? माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? हाथ मत जोड़िए, आप तो मेरी माँ हैं। ऐसा मत कीजिए, मुझे पाप लगेगा। नहीं रूपा बेटी, मुझे माफ मत करना। मैं गुनहगार हूँ। मैंने तेरी सादगी को तेरी कमजोरी समझ लिया। चंदा ने सब सच उगल दिया है। मुझे पता चल गया है कि तू गंगा की तरह पवित्र है। मुझे मेरे मुन्ना से मिला दे बेटी। मुझे अपनी गोद में ले ले। बलवीर छोटे, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी पत्नी के मोह में अंधा हो गया था। मैंने तुझे और तेरी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा, पर अब सब ठीक होगा। घर चलो छोटे, वो घर तुम्हारे बिना शमशान लग रहा है। सुआखेड़ा गांव की सुबह आज कुछ बदली हुई थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही पार्वती अपने पूरे परिवार लखन, बलवीर, रूपा और छोटे मुन्ना के साथ अपने पुश्तैनी घर की दहलीज पर खड़ी थी। गांव के लोग धीरे धीरे वहां जुटने लगे थे। चंदा आंगन के एक कोने में सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा डर था। उसे पता था कि आज उसके किए का हिसाब मुखिया जी और पूरे गांव के सामने होगा। पार्वती काकी, कल रात जो कुछ हुआ उसकी खबर हमें मिल गई है। आपने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला, फिर वापस ले आई, पर गांव की मर्यादा का क्या? लोग तो अब भी रूपा को टोने टोटके वाली ही मान रहे हैं। इसका फैसला कैसे होगा? मुखिया जी,
मर्यादा तब टूटती है जब कोई सच को जानकर भी चुप रहे। मेरी बहू रूपा गंगा जैसी पवित्र है। असली अपराधी तो मेरे ही घर में छिपा था, जिसने अपनी ईर्ष्या की आग में इस परिवार को झोंक दिया। चंदा, आगे आ। मुखिया जी, गांव वालों, मैंने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है। मैंने ही उस ढोंगी बाबा को घर के गहने दिए और रूपा की दहलीज पर राख डाली। मैंने अपनी सासू माँ के तकिए के नीचे कील छिपा दी थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधी हो गई थी। हाय रब्बा, चंदा तू इतनी गिर जाएगी? मैंने तो बस तुझे सलाह दी थी, पर तूने तो घर ही बर्बाद कर दिया। अब गांव वाले तुझे कैसे माफ करेंगे? काकी, आप भी दूध की धुली नहीं है। आग लगाने वाला जितना दोषी है, घी डालने वाला भी उतना ही पापी है। आपने ही चंदा के कान भरे थे। आज से आपका इस घर में आना बंद है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। इस औरत ने ही मुझे लालच दिया था। ये गहने ले लो, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करना। तूने धर्म के नाम पर अधर्म किया है। तूने एक हंसते खेलते परिवार में दरार डाली। तुझे तो कानून ही सजा देगा। मुखिया जी, इसे थाने भिजवाइए। बाबा को पुलिस ले गई। अब सवाल चंदा का था। गांव की औरतें फुसफुसा रही थीं कि चंदा को भी घर से निकाल देना चाहिए। पार्वती ने रूपा की तरफ देखा, जैसे वो उसकी राय जानना चाहती हो। माँ जी, भैया, दीदी ने जो किया उसका फल उन्हें मिल गया। उनकी अपनी बेटी बीमार हुई, उनका मान सम्मान चला गया। पर अगर हम उन्हें घर से निकाल देंगे तो पिंकी और गुड़िया का क्या होगा? बच्चों की क्या गलती है? माँ जी, मिट्टी का घर दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है। अगर हम आज इन्हें माफ नहीं करेंगे तो हमने और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? देखा गांव वालों, ये है मेरी छोटी बहू, जिस पर कीचड़ उछाला गया वही आज अपनी गुनहगार को बचाने खड़ी है। चंदा, तूने इस लक्ष्मी को घर से निकाला था, पर आज इसी ने तुझे घर दिया है। रूपा, मुझे सजा दे, मुझे गालियां दे, पर इतना प्यार मत दिखा। मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं उम्र में बड़ी थी, पर तू तो दिल की बहुत बड़ी निकली। आज से मैं तेरी जेठानी नहीं, तेरी दासी बनकर रहूंगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि ईर्ष्या और लालच वो जहर है जो अपनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर देता है। सच को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, पर उसे मिटाया नहीं जा सकता। जो इंसान बुराई के बदले भलाई करना जानता है, वही असल में महान होता है। जैसे रूपा ने चंदा को माफ किया, वैसे ही हमें भी नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि प्यार और माफी से जीतना चाहिए। याद रखिए, विश्वास की एक छोटी सी कील घर की नींव हिला सकती है, पर आपसी समझ का एक धागा टूटते हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है।